आज का जो हमारा सेशन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जो है। आपको पता है कि हमारे यहाँ आजकल के माशरे में लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें जो है वो कम हो गई हैं और फ़िक्रमंदियाँ जो है वो बढ़ गई हैं। ऐसे है ना, हर दूसरा तीसरा बंदा हमें परेशान नज़र आता है, फ़िक्रमंद नज़र आता है, एक स्ट्रेस में जो है वो नज़र आता है। तो ये फ़िक्रमंदियाँ जो हैं, ये स्ट्रेस जो है, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है और किस तरह से जो है वो मेंटली रिलैक्स रहा जा सकता है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट जो है वो रखी जा सकती है। तो इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया में मसाइल, फ़िक्रमंदियाँ, परेशानियाँ और चैलेंजेस हर इंसान के साथ होती हैं। अगर आप ये कहें कि किसी इंसान के साथ नहीं होती तो ऐसा नहीं है। हर इंसान के साथ परेशानियाँ, मसाइल, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अगर उन मसाइल, परेशानियों और फ़िक्रमंदियों के बावजूद भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो फिर आप अजीम इंसान हैं। ये आम बंदे के बस की बात नहीं होती कि मसाइल और परेशानियों के होने के बावजूद भी चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो आपकी सलामत है। ये बड़े बंदे का काम होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं हम। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले ना ये जानना ज़रूरी है कि ये जो वर्ड स्ट्रेस है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। हम डर जाते हैं इससे कि ये बंदा बड़ा स्ट्रेस में है, ये बंदा बड़ा जो है वो स्ट्रेस जो है वो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। स्ट्रेस जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। इसकी कुछ टाइप्स हैं जो आपको ज़हनी बीमारियों की तरफ लेकर जाती हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो स्ट्रेस है वो एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, वो पॉजिटिव वर्ड है। स्ट्रेस की नेक्स्ट फेज़ क्या होती है? पहले नंबर पर होता है स्ट्रेस, नेक्स्ट स्टेज पर होता है यू स्ट्रेस, और उससे नेक्स्ट स्टेज पर होता है फिर ये हाइपर स्ट्रेस जो है। इनमें पहले डिफरेंस समझ लीजिएगा। ये जो स्ट्रेस है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। फ़िक्रमंदी जो है होनी चाहिए। मैंने सुबह जल्दी उठना है, मैंने स्कूल पहुंचना है, मैंने टेस्ट तैयार करना है, ये क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड। फ़िक्रमंदी है ना, होनी चाहिए। मेरा सुबह का टेस्ट ठीक होना चाहिए, घर में मेहमान आने हैं शाम को तो घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, उनके खाने के लिए ये सारी चीज़ें पकी हुई होनी चाहिए। तो ये क्या चीज़ है? एक फ़िक्रमंदी है। ये स्ट्रेस पॉजिटिव वर्ड है, ये होनी चाहिए फ़िक्रमंदी ना। मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो है वो इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी है, मैंने इतने % स्कोर जो है वो लेना है, तो ये क्या है? सारी चीज़ें ये फ़िक्रमंदियाँ हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर जो है। अच्छा, ख़तरनाक बात क्या है? जब ये हमारी स्ट्रेस कन्वर्ट होती है यू स्ट्रेस के अंदर। अब साइकोलॉजी ये कहती है कि ये जो यू स्ट्रेस है ये क्या है कि जब आपकी फ़िक्रमंदियाँ और परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि आपका एनर्जी लेवल जो है वो कम होना महसूस हो जाए आपको, तो इसको कहते हैं यू स्ट्रेस। ये एक ख़तरनाक चीज़ है। यानी आपने अपनी फ़िक्रमंदियों को, परेशानियों को इतना ज़्यादा सवार किया हुआ है कि आपका जो एनर्जी लेवल था उनको फेस करने का वो कहीं डाउन होने लग पड़ा है। यानी आपके मसाइल जो हैं वो डोमिनेट कर गए और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कहीं नीचे आके दबने लग पड़ी है, तो आप यू स्ट्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, इससे अगला दर्जा क्या होता है? हाइपर स्ट्रेस। यानी इतना ज़्यादा आपने अपनी फ़िक्रमंदियों और परेशानियों को अपने ऊपर सवार कर लिया है, इतना ज़्यादा अपनी टेंशनों को अपने ऊपर सवार कर लिया है कि आपका एनर्जी लेवल इंतहाई लो लगने लग पड़ा है। यानी आपके हिम्मत और हौसले का कद इतना छोटा आपने कर दिया है कि आपको वो मसला जो है वो पहाड़ जितना लगने लग पड़ा है। दैट इज़ कॉल्ड हाइपर स्ट्रेस, और ये एक ज़हनी बीमारी का नाम है। इस पर नहीं जाना आप लोगों ने बच्चों। बाकी स्ट्रेस पॉजिटिव वर्ड है, फ़िक्रमंदी होनी चाहिए, फ़िक्रमंदी अच्छी बात है, होनी चाहिए। ये जो हाइपर स्ट्रेस है ना, इससे बचने के लिए कुछ टिप्स आपसे शेयर करेंगे, या ये जो यू स्ट्रेस है इससे बचने के लिए आपसे कुछ टिप्स शेयर करेंगे। ये जो हाइपर स्ट्रेस है या यू स्ट्रेस है, ये पैदा क्यों होती है? हमने ना बहुत सारी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात पाल रखी हैं जिनकी वजह से ये पैदा होती है, और जल्दबाज बंदे में ये ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर, एक दिन में अमीर होने का ख्वाहिश जो है वो परेशानी पैदा करेगी।
या समटाइम ऐसा होता है कि एक रात में गोरा होने की ख्वाहिश परेशानी पैदा करेगी। ऐसे नाकाम हुए बगैर कामयाब होने की ख्वाहिश परेशानी पैदा किएगी। ऐसे है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी हमने फ़िक्रमंदियाँ पाल रखी हैं जो गैर ज़रूरी हैं। जब तक हम इनको खुद से अलहदा नहीं करेंगे तब तक हमारी स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ नहीं होगी। तो ऐसी कोई भी आपने फ़िक्रमंदी नहीं पालनी जिसमें शॉर्टकट हो, मेहनत किए बगैर कामयाब होने की ख्वाहिश, तो परेशानी पैदा करेगी। ज़ाहिर कामयाबी तो 100 दफ़ा गिरने के बाद, आप बचपन में होते हैं ना, तो कहीं आप गिर गिर के चलना सीखते हैं, चल चल के दौड़ना सीखते हैं आप, ठीक है। आप नाकाम हो के कामयाब होना सीखते हैं। ज़िंदगी के मैच में हर बाल पे छक्का नहीं लगता, बहुत सारी बॉलें मिस होती हैं, लेकिन जिस पे लगता है फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। उस टाइम का वेट करना ज़रूरी है ना, उस सही वक्त का वेट करना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो मेहनतें जो आज आप कर रहे हैं उसका सिला आने वाले 5-10 सालों में आपको मिलना होता है। ज़िंदगी के सफ़र में हम कुछ कमेटियाँ ऐसी ज़रूर डालते हैं कि जो 10 साल के बाद निकलनी होती हैं, लेकिन इंसान के अंदर ना जल्दबाजी आ गई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आई है ना, आप छोटा बच्चा है वो मोबाइल फ़ोन उठाता है, वो फ़ौरन गूगल पे जो लिखता है वो फ़ौरन आ जाता है कुछ सेकंड्स के अंदर, ऐसे है ना। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ने हमारे बच्चे के बिहेवियर के अंदर भी जल्दबाजी पैदा कर दी है। ज़िंदगी के नतीजे तो बेटा फ़ौरन नहीं निकलते। ज़िंदगी में तो मेहनत आज कर रहे हैं, मुमकिन है कि उसका सिला 2 साल के बाद जाकर मिले, मुमकिन है कि 4 साल के बाद जाकर मिले। और जो मेहनत है उसका सिला मुमकिन है कि नंबरों की सूरत में ना मिले, किसी और सूरत में मिल जाए। हमें लगता है कि शायद ये जो हमने पढ़ाई की है, टेस्ट दिए, इसका सारे के सारा रिजल्ट नंबरों की सूरत में मिल जाएगा हमें। ज़रूरी नहीं है। ये जो आपकी मेहनत है उसका एक हिस्सा जो है वो नंबर है। बहुत सारा ऐसी कामयाबी का हिस्सा जो नज़र नहीं आ रहा। आइसबर्ग का नाम सुना है आपने? वो बर्फ़ का एक तोदा होता है, वो जब समंदर में ट्रैवल कर रहा होता है ना तो वो नज़र बहुत थोड़ा सा आ रहा होता है, यानी कि वो इतना सा नज़र आ रहा होता है और नीचे उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा सा होता है। यूँ इस तरह से पानी की वेव्स के ऊपर वो ट्रैवल करे ना तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसका नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। तो जो नंबर हैं, आज जो 2 साल आपने 9th-10th में मेहनत करनी है, नंबर जो है वो इतना सा नतीजा है जो नज़र आ रहा है। जो नहीं नज़र आ रहा, जो आने वाले कल में पड़ा हुआ है, वो नतीजे उसका इंतज़ार करना है। वो नतीजा किस शक्ल में हो सकता है? वो नतीजा अच्छे ताल्लुक़ की शक्ल में हो सकता है, अच्छे इल्म की शक्ल में हो। इस 2 सालों में आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हो गया, ये भी तो नतीजा है ना। इन 2 सालों में कितने अच्छे दोस्त आपके बन गए, ये भी तो उस मेहनत का नतीजा है। इन 2 सालों में आपके इल्म में, आपके कंसेप्ट्स में कितनी बेहतरी आ गई है, ये भी तो उस मेहनत का नतीजा है। इन 2 सालों में आपके रब के साथ ताल्लुक़ कितना मजबूत हो गया, ये भी उस मेहनत का नतीजा है। इन 2 सालों के अंदर कितने अच्छे टीचर्स आपकी लाइफ के अंदर ऐड हो गए हैं, ये उस मेहनत का नतीजा है। अच्छा टीचर ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होता है। इकबाल खुद कितना बड़ा टीचर है, इकबाल बहुत बड़ा उस्ताद है खुद। इकबाल का जुमला सुने, इकबाल कहता है कि मैं इकबाल ना होता अगर रूमी मेरा उस्ताद ना होता। ज़िंदगी में अच्छे टीचर्स का होना जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये उस मेहनत का नतीजा होता है। आज यहाँ बैठ के जो ताल्लुक़ आप बनाते हैं, मुमकिन है कि कल को आपका कोई टीचर हायर पोजीशन पे पहुँच जाए और वहाँ से कॉल करके डायरेक्ट आपको जॉब के लिए बुला ले कि इस बच्चे ने 2 साल हमारे इदारे में गुजारे थे, इंतहाई ज़बरदस्त इखलाक का मालिक है ये बच्चा। इखलाक का तो पर्चा नहीं हुआ ना बोर्ड में, अदब का तो पर्चा नहीं हुआ ना, आजिज़ी का तो पर्चा ही नहीं हुआ बोर्ड में जो है। तो ये वो पर्चे हैं जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स के जहन में बैठ रहे होते हैं, उनके माइंड सेट में आ रहे होते हैं, जिसका नतीजा अल्लाह ताला ने किसी न किसी मोड़ पे आपको देना ज़रूर होता है। ये ज़िंदगी में ज़रूर याद रखना है कि आपकी जो ये की हुई मेहनत है ना, हो ही नहीं सकता कि ये ज़ाया हो जाए। रब का ये कानून ही नहीं है। आप तो इतनी मेहनत करें तो वो इतना मल्टीप्लाई करके रिवार्ड देता है, बस इंतज़ार किया करें कि उसने कब अता करना है और किस शक्ल में अता करना है, इस बात का इंतज़ार किया करें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ की स्ट्रेस है इसको कम किस तरह से किया जा सकता है। कुछ टिप्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। नंबर 1 पर देखिएगा,
फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया ज़िंदगी में हर इंसान इस दुनिया में उसकी ज़िंदगी में मसाइल है। अगर हम ये कहें कि फ़लाँ बंदा जो है वो मसाइल से खाली है तो ऐसा नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में मसाइल हैं। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं 90% वो लोग हैं जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और 10% वो लोग हैं जो प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड करते हैं। आप फैसला करें कि किन लोगों का हिस्सा बनना है आपने। मसाइल का सामना करने वाले लोगों का हिस्सा बनना है या मसाइल का हल निकालने वाले लोगों का हिस्सा बनना है आपने। दुनिया उन लोगों की कदर करेगी जो मसाइल का हल निकालने वाले लोगों में शामिल है, ठीक है, इनका हिस्सा बने आप। मसले का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं होती, मसले का हल निकाल देना ये बड़ी बात होती है। तो नंबर 1 पे क्या है, टिप नंबर 1 पे फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम। मसाइल के हल निकालने की तरफ आए, और सॉल्यूशन निकालने के लिए अगेन कुछ टिप्स होती हैं। सबसे पहले नंबर पर होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। नंबर 1। नंबर 2 पर होता है सर्चिंग सॉल्यूशंस। नंबर 3 पर होता है स्क्रीनिंग। नंबर 4 पर होता है सिलेक्ट द बेस्ट वन। जिंदगी में कभी भी किसी मसले का हल निकालना पड़ जाए ना, ये 4 बुनियादी असूल हैं जिन पे अमल करते हुए आप उस मसले का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले देखें तो सही वो मसला है क्या और क्यों है। बंदा जो बेहोश होकर गिर पड़ा है, देखें तो सही क्या मसला है। कोई परेशानी थी, कोई स्ट्रेस थी, कोई डिहाइड्रेशन थी, क्या मसला था। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मसला है क्या। मेरे टेस्ट में नंबर अगर अच्छे नहीं आ रहे तो मसला है क्या। क्या मैं भूल जाता हूँ, क्या मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, क्या मुझे लिख के याद करने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, क्या मुझे लेक्चर सही समझ नहीं आता, क्या मुझे कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या कोई मेंटली तौर पर मैं स्ट्रेस में ज़्यादा रहता हूँ। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले मसले को देखें, तलाश करें, आइडेंटिफाई करें कि वो असल में वो है क्यों, क्या है मसला और क्यों है। नंबर 2, सर्चिंग द सॉल्यूशन। एक मसले के ना एक से ज़्यादा हल होते हैं। बाज़ दफ़ा हमारी अकल थोड़ी होती है, हमें लगता है कि यही हल है इसका। एक मसले के एक से ज़्यादा हल होते हैं, और अक्सर बेसब्रे बंदे को लग रहा होता है कि एक मसले का एक हल है। आप कुछ देर उस मसले को अपने पास रख लें ना, तो उसके हल अल्लाह ताला आपको अता करना शुरू कर देते हैं। आप क्या सोच रहे होते हैं कि यार कल तो मुझे यही लग रहा था कि इसका यही हल है, आज एक दिन मैंने इस मसले को अपने पास रखा है। मसले को रखना बड़ी बात होती है। कुछ लोग जो है उनके अंदर इतना कैलिबर नहीं होता कि वो किसी की बात को संभाल के रख लें। वो साथ वाले को बता के कह रहे होते हैं कि तेनू दस रहे अगे किसी ने ना दसी, और वो साथ वाले को बता के कह रहा होता है कि तेनू दस रहे और किसी ने ना दसी। इस तरह से प्रॉब्लम्स जो है वो मैनिपुलेट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। अपने मसाइल जो है वो अपने रब के सामने पेश करना सीखें। सर्चिंग द सॉल्यूशन। एक मसले के एक से ज़्यादा हल होते हैं। आपको प्यास लगी है ना, तो पानी उसका एक हल है, नेस्ले का जूस उसका एक हल है, कोक उसका एक हल है, से है ना। समटाइम हमें पता नहीं होता कि एक मसला जो हमें लगता है कि इसका एक ही हल है। आप देखें, लिख लें, लिस्ट डाउन कर लें कि इस मसले के 2 से 3 4 हल हैं जो मेरे जहन में आ रहे। एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें आप, लेकिन ओपिनियन क्या होनी चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहा करता हूँ कि अगर आपने क्रिकेट के बारे में कुछ जानना है तो फिर आतिफ असलम से तो नहीं आप वो ओपिनियन लेंगे ना, या सिंगिंग के बारे में अगर कुछ जानना है तो फिर वसीम अकरम से नहीं पूछेंगे हम जाके। एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट टू दैट फील्ड, जो बंदा एक्सपर्ट है ना उससे काउंसलिंग ले। वो आपको 3 4 हल और बता देगा। आपको लगेगा कि एक हल था, वो 3 4 और हल आपको बता देगा। फिर उसके बाद आप स्क्रीनिंग करते हैं, इसको कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। आप लिखें कि सोल्यूशन नंबर 1 जो है उसके इतने फ़ायदे हैं, इतने नुकसान हैं। सोल्यूशन नंबर 2 उसके इतने फ़ायदे हैं, इतने नुकसान हैं। सोल्यूशन नंबर 3 उसके इतने फ़ायदे हैं, इतने नुकसान हैं। मुमकिन है कि कोई सोल्यूशन ऐसा हो कि जिसके नुकसान कम हैं, जिसकी कॉस्ट कम है और उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो फिर लास्ट स्टेप पे आप क्या करते हैं, सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल वन सोल्यूशन।
ये मेथड होता है, एक टेक्निकल मेथड होता है उस मसले से, जो साइंटिफिक मेथड होता है उस मसले से बाहर निकलने का। तो आपने पहले नंबर पर क्या करना है, फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मसाइल का सामना नहीं करना, उनका हल तलाश करना, नंबर 1। और उसके बाद जो है नंबर 2, आप यकीन करें कि उसके बाद नंबर 2 इससे रेलिवेंट है, चेंज द नेम ऑफ योर प्रॉब्लम। चेंज द नेम ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आप अपने मसाइल को जो है वो मसला, स्यापा, परेशानी, मुसीबत, ये सब कुछ कहना बंद करें आप। कॉल देम चैलेंजेस। जब आप कहते हैं ना कि प्रॉब्लम, मसला, मुसीबत, परेशानी, स्यापा, वो परेशानी खुद ब खुद आपके इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू कर देती है। जब हम कहते हैं यार ये बड़ा मसला बन गया, हमारा माइंड उसी तरह से ऑटो मैसेज रिसीव करता है, उसी तरह के एक्शंस जो है वो परफॉर्म करना शुरू, उसी तरह का थॉट पैटर्न अरेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये चैलेंज है आपको, माइंड फ़ौरन अलर्ट हो जाता है। ऐसे है ना कि ये आपके लिए चैलेंज है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि कोई कहे कि ये आपके लिए चैलेंज है, आप फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं, आप चुकन्ने हो जाते हैं कि अच्छा ये चैलेंज है मेरे लिए। तो जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को मसाइल, स्यापा, मुसीबत, परेशानी कहते रहेंगे तो माइंड ने डीएक्टिव रहना, इसने एक्टिव नहीं होना, इसने सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाना। कॉल देम चैलेंजेस। आप यकीन करें कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना एक मसला नहीं, एक चैलेंज है। अमीर होना एक मसला नहीं है, एक चैलेंज है। बड़ा इंसान बनना एक मसला नहीं है, एक चैलेंज है। तो जब आप चैलेंजेस का नाम देते हैं इनको, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपका माइंड पॉजिटिव एनर्जी जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो अपने मसाइल का जो नाम है उनको जो है वो चेंज करना जो है वो शुरू करें। उसके बाद जो है नंबर 3, टिप नंबर 3, एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। आप डेली बेसिस पे जो है वो एक्सरसाइज जो है वो करना शुरू करें। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो 15 मिनट की जॉगिंग होती है आपके स्ट्रेस हार्मोन्स की बायोलॉजिकल डेथ कर देती है। सिर्फ 15 मिनट की जो जॉगिंग होती है, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनकी बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है। तो एक्सरसाइज जो है वो डेली बेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो जॉगिंग हो सकती है, वो जिम की सूरत में हो सकती है, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। तो एक्सरसाइज जो है वो बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं, किल करना चाहते हैं, तो डेली बेस पे जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ जो है नंबर 4 पर अनदर थिंग इज़ दैट क्वालिटी स्लीप। आज के दौर का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि लोग जो है ना वो रात को सुकून की नींद नहीं उनको आती, कि रात को सुकून से नींद नहीं आती, बार बार आंख खुलती है, कि क्वालिटी स्लीप जो है वो नहीं आप हासिल कर पाते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी एक स्टूडेंट एज में तो आमतौर पर यह वजह हो सकती है कि उसकी कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, कि जब आप देर तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है कि रात के वक्त जब हमारी आँखों पर रोशनी पड़ती है ना, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे हार्मोन्स जो है वो माइंड रिलीज़ करता है कि वो हमें ये एहसास दिलाता है कि अभी दिन का टाइम है, अभी रोशनी है, अभी सोना नहीं है। यानी वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे अंदर वो बायोलॉजिकल हार्मोन्स जो नींद वाले हैं वो रिलीज़ ही नहीं होते हमारे अंदर जो है, जब तक हमारी आँखों में वो रोशनी जो है वो पड़ती रहती है। हमारा दीन क्यों कहता है हमें कि जल्दी सोना है रात को? इसकी एक बड़ी वजह ये, मेडिकल साइंस आज इसको प्रूव कर रही है ना। हमारे दीन ने तो 1400 साल पहले बता दिया था हमें। तो ये जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेल फ़ोन है ना, ये आपकी हेल्थ को भी डैमेज करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी डैमेज करता है, साइकोलॉजिकली भी आपको डिस्टर्ब रखता है, और आपको जो है वो एक क्वालिटी स्लीप से भी दूर रखता है। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह, हमें एक सुकून की नींद इसलिए भी नहीं आती
क्योंकि ना हम सारे दिन के जो गिले शिकवे होते हैं और जो फ़िक्रमंदियाँ होती हैं ना, उनको साथ ले के सोना चाहते हैं। सोने से पहले हम देख रहे होते हैं कि आज इसने मुझे ये कह दिया था, उसने मुझे ये कह दिया था, इसने फ़लाँ मेरे साथ ज़्यादती कर दी थी, ये फ़लाँ मेरा नुकसान हो गया था, ये फ़लाँ हो गया। जब सारे दिन की फ़िक्रमंदियाँ आप साथ ले के सोना चाहेंगे ना, तो क्वालिटी स्लीप नहीं आएगी। आप खुदारा सोने से पहले अपनी फ़िक्रमंदियाँ और परेशानियाँ अपने रब के हवाले करके सोना सीखें। आप ये दुआ करके सोया करें कि परवरदिगार, सारा दिन जितना हो सकता था इन फ़िक्रमंदियों से, इन परेशानियों से, इन चैलेंजेस से मैं लड़ा हूँ, इनको हल करने की कोशिश भी की है, जितना हो सकता था किया है। अब तू मेहरबानी फरमा दिया, तू जान अब तेरा काम। आप यकीन करें बड़ा हल्का फील करते हैं आप। अपनी फ़िक्रमंदियाँ जो है वो अपने रब के हवाले जो है वो करके सोना सीखें। लोगों को माफ़ करके सोना सीखें। ये बहुत बड़ा सदका भी है। सहाबा कराम मौजूद थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रात सदका किसने किया था? सारे सहाबी खामोश। आपने फिर पूछा कि रात सदका किसने किया था? सारे खामोश। आपने तीसरी दफ़ा पूछा कि रात सदका किसने किया था? एक सहाबी रसूल खड़े हुए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ज़हन में रात ख्याल आया कि कुछ सदका किया जाए, लेकिन मैंने घर तलाश करना शुरू किया तो सदका करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मैं फिर बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद मेरे ईमान ने यह कहा कि नहीं, सदका करना चाहिए। फिर तलाश करना शुरू किया, घर में फिर कुछ नहीं मिला, मैं फिर बैठ गया। तीसरी दफ़ा फिर ख्याल आ गया कि कुछ ना कुछ तो सदका किया ही जाएगा। मैंने फिर तलाश किया तो घर में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं मिली जो सदका की जाए। फिर मैंने ये नियत कर ली कि अच्छा, आज के दिन के मेरे जितने लोगों से भी गिले शिकवे थे ना, मैं सबको माफ़ करके सोता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब को तुम्हारा ये सदका इतना पसंद आया कि सारी रात मदीने की गलियों से अर्श तक इसका सवाब जाता रहा। क्वालिटी स्लीप, माफ़ करना सीखें लोगों। हदीस पाक का मफहूम है कि दो भाइयों में लड़ाई हो जाए ना, तो जो सुलह पहले करेगा जन्नत में भी पहले वही जाएगा। हम माफ़ ही नहीं करते लोगों को। हम कहते नहीं, इसने पिछले हफ्ते मुझे ये बात कर दी थी, मेरे अभी तक जहन में इस तरह से। यही वजह ना हमारे स्ट्रेस की कि हमने गैर ज़रूरी बोझ उठाए हुए हैं। हमारे परेशान और फ़िक्रमंद रहने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने गैर ज़रूरी बोझ उठाए हुए हैं। उसके बाद क्या मैंने बताया, क्वालिटी स्लीप। अगर आपकी क्वालिटी स्लीप है तो आप जो है वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे देखिएगा, कंपैरिजन। ये जो मवाजना होता है ना, ये आपको बड़ा स्ट्रेस में रखता है। मेरी दोस्त के नंबर ज़्यादा आ गए टेस्ट में तो मेरे कम आए, कंपैरिजन परेशानी तो पैदा करेगा। इसकी पहली पोजीशन आ गई, मेरी दूसरी पोजीशन आ गई, कंपैरिजन। इसने स्पीच में हिस्सा लिया तो इसकी फ़र्स्ट पोजीशन आ गई, मेरी कोई पोजीशन नहीं आई, कंपैरिजन। पेंटिंग कंपटीशन हुआ तो मुझे इनाम नहीं मिला, इसको इनाम मिला, कंपैरिजन। इसका सूट ज़्यादा महंगा है, मेरा कम महंगा है, तो कंपैरिजन। ऐसे है ना, इसकी गाड़ी छोटी है, मेरी गाड़ी जो है वो बड़ी है, कंपैरिजन। उसका घर 20 मरले का है, मेरा 10 मरले का है, कंपैरिजन। जब तक आप ज़िंदगी से इस कंपैरिजन को ख़त्म नहीं करेंगे ना, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं गुजार सकते। आपने अगर अपना मुवाजना करना है ना, तो खुद की ज़ात के साथ कीजिए। देखिए, किसी के साथ मुवाजना होता है ना, आपको लगता है कि ये मिस्टर बी है, ये इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, आपको ना इसकी कामयाबी हज़म नहीं हो रही। आप फ़र्ज़ करें कि मिसाल के तौर पर कहीं यहाँ पर हैं, आपको ना ये हज़म नहीं हो रहा इसकी कामयाबी जो है, तो आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे, और मेहनत करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे। जब इसके बराबर चले जाएंगे तो आप कहेंगे कि बस जी, मुझे सुकून हो गया कि मैं इसके बराबर हो गया। बाज़ लोगों को अपनी कामयाबी पे इतनी खुशी नहीं होती जितनी किसी के नुकसान पे खुशी हो जाती। आप लोगों में से जो है वो ज़िंदगी में किस किस बच्चे को करंट लगा हुआ है? ईमानदारी से जो, मुझे भी लगा। वाह, कितनी मज़े वाली बात है। कुछ लोगों को दूसरों की तकलीफ़ पे खुशी होती है। आपने देखा नहीं है कि कोई चलता हो गिर जाए तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। हमें अपनी कामयाबियों पे उतनी खुशी नहीं होती जितनी किसी की नाकामी पे या तकलीफ़ पे खुशी होती है। किस चीज़ को भी कम करें अपने।
बानो कुदसिया कहा करती थी कि किसी शख्स के किरदार का पता लगाना हो ना, तो ये देखें कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट कब कब आती है, कहीं किसी की तकलीफ पे तो नहीं मुस्कुरा पड़ता। तो जब आप कंपैरिजन दूसरों के साथ करते, आप यहाँ पहुँचे, आप कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जी मैं इसके बराबर हो गया। अच्छा थोड़ी सी और हिम्मत करेंगे, आप कहेंगे अच्छा चलो जी मैं बस यहाँ हो गया हूँ, अब ये मुझसे नीचे है ना, अब मज़ा आ रहा है मुझे जो है, ये एक स्टेप मुझसे नीचे है, इसकी सेकंड पोजीशन है, मेरी फर्स्ट आ रही है, अब बस ठीक है अल्लाह का शुक्र। जब आप किसी से कंपैरिजन करेंगे ना, रुक जाएंगे यहाँ पर। जब आप कंपैरिजन जो है अपनी ज़ात के साथ करेंगे, आप ये सोचेंगे ये मिस्टर बी है ही नहीं कोई इधर, आपका मुवाजना है ही आपकी ज़ात के साथ, आप रुकेंगे कहीं? आप कहेंगे मैं और बेहतर होना चाहता हूँ, मैं तो और बेहतर होना चाहता हूँ। ये तो प्रोसेस चलता रहेगा अगर साथ कंपैरिजन है ही नहीं किसी का। तो अपना मुवाजना खुद के साथ, किसी के साथ नहीं। हदीस पाक का मफहूम है हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। मोमिन का तो आज बेहतर होता है गुजरे हुए कल से, मोमिन का आने वाला दिन भी बेहतर होता है गुजरे हुए कल से। तो अपना मुवाजना खुद की ज़ात के साथ, मैं आज उस शख्स से बेहतर बनना चाहता हूं जो मैं कल था। अपने साथ मुवाजना, किसी के साथ नहीं। जो किसी के साथ मुवाजना होता है वो फिक्रमंदी, स्ट्रेस दे के चला जाता है, परेशानी देकर चला जाता है। तो मुवाजना जो है वो किसके साथ? सिर्फ अपनी ज़ात के साथ। उसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट पे देखिएगा, नंबर 6 पे, डोंट बी मिस्टर परफेक्ट। जब हम मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, जो कि आप नहीं हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों में ना वहम होता है, इसको मेडिकल साइंस के अंदर कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस पे अलग से एक लेक्चर है पूरा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कुछ लोगों में ना वहम होता है, वो कहते हैं कि नहीं अभी ये ना ठीक नहीं लिखा गया, इसको मिटा के दोबारा लिखना है। वो मिटा के दोबारा लिख देगा, नहीं नहीं अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, ये लाइन ना थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, इसको फिर मैंने दोबारा लिखना है इसको। ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, घरों में आपने देखा होगा, क्योंकि औरतें कपड़े धोती हैं तो उनको लगता है कि नहीं अभी ना ये पाक नहीं हुआ, इसको दोबारा धोना है। वो दोबारा धो लेती हैं, फिर उनके जहन में वहम आ जाता है नहीं एक दफ़ा तो और धोना चाहिए इसको जो है ना। वो हाथ धोती हैं, उनको लगता है कि नहीं हाथ पाक, वो एक दफ़ा फिर धोती हैं, उनका भी साफ़ नहीं हुआ, फिर तीसरी दफ़ा फिर धोती हैं। वो कपड़े वो सूखने के लिए डालने लगती हैं, वो तार को एक दफ़ा धोती हैं, फिर दूसरी दफ़ा धोती हैं, कोई परिंदा ऊपर से गुजर जाए फिर उसको कपड़े को उठा के फिर दोबारा धोना शुरू कर देती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहम। तो जब आप मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश में लग जाते हैं ना, तब आप परेशान हो जाते हैं। इंसान तो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। नथिंग इज 100% परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट ऑलमाइटी अल्लाह। ऑलवेज कीप इन माइंड, इंसान हमेशा सीखता है, इंसान हमेशा सीखता है और सीखता रहता है। जब आप 100% परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जो कि आप नहीं हो सकते, तो तब भी आप परेशान रहते हैं, तब भी आप फिक्रमंद रहते हैं। इस वहम को ख़त्म करने के लिए ना एक टेक्निक होती है, बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। अगर आपको लगता है सीढ़ियाँ उतरते हुए कि मेरे पीछे कोई जिन बला है, तो फिर 2 मिनट के लिए रुक जाएं, उसको आवाज़ दे के पूछ लें कि बाजी चुड़ैल कहाँ पर हो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ आना है तो। बी रियलिस्टिक, हकीकत पसंद हो जाए, हकीकत पसंद हो जाए। अगर आपको लगता है सोए हुए कि वो सफ़ेद कमीज़ लटकी हुई है, उसमें कोई रूह है, तो हिम्मत करें, उठें, लाइट जलाएं, जाके देखें उसको हिलाल हो के बाजी रूह हो कि नहीं हो। ये वहम तभी दूर होगा ना आपका। तो बी रियलिस्टिक, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 ये जहन में रखें कि नथिंग इज़ 100% परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते भाई, हम हमेशा सीखते रहते हैं, हमारे अंदर कमियां रहती हैं, बेहतरी की गुंजाइश रहती है, ठीक है। तो इसको कबूल करना जो है वो शुरू करें, इस चीज़ को कि आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, आप हमेशा सीखते रहते हैं। जब हम 100% परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं ना, तो वो रिपीटेड अटैम्प्ट्स और रिपीटेड थॉट्स जो होती हैं ना, रिपीटेड थॉट्स और रिपीटेड अटैम्प्ट्स जो हैं, वो आपको जो है वो एक जहनी मरीज़ बना देती हैं, आपको जो वो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ आपको ले जाती हैं, वहम की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट पर, नंबर 7 पर देखिएगा,
फेलियर मैनेजमेंट सीखें जी, अगर आप अपनी स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो फेलियर मैनेजमेंट को सीखें, अपनी नाकामी को संभालना सीखें। हमें तो कामयाबी भी संभालनी नहीं आती। खैर आपने देखा नहीं, अक्सर लोग वो खुशी नहीं संभालनी आती उनको। वो शादियों के मौके पर वो कहते हैं फायरिंग की है, वो तंबू ही फाड़ दिए पूरा, कि खुशी नहीं है, भरा दी शादी है कि खुशी नहीं हो रही वो दुर फिटे मुँह, ये कौन सी खुशी है भाई? खुशी मनाने का तरीका भी तो आना चाहिए ना आपको। या कुछ ऐसे है कि वो कामयाब होने के बाद सामने वाले को डिग्रेड करना शुरू कर दे, तो चल तेरी ऐसी की तैसी, तेरा काम ही नहीं है, तू बच्चा है अपना, ये क्या था भाई? यानी अपनी कामयाबी नहीं संभाली जा रही, अपनी जीत नहीं संभाली जा रही है आपसे। आप अपनी जीत को भी संभालना सीखें और अपनी नाकामी को भी संभालना सीखें, अपने फेलियर को भी संभालना सीखें। आपको पता है आपकी कामयाबी आपको उतना नहीं सिखाती जितना नाकामी आपको सिखा के जाती है। और मैं तो कहा करता हूँ, आप नाकाम होते ही नहीं है कभी। इंसान या तो जीत जाता है और या सीख जाता है, हारता कभी नहीं है इंसान, हमेशा सीखते रहते हैं। इशफाक साहब कहा करते थे कि नाकामी के बाद वाला रवैया बताएगा कि मुस्तकबिल में कामयाबी मिलनी है कि नहीं मिलनी। और कुछ लोगों को नाकामी शिकवा दे के चले जाती है और कुछ लोगों को नाकामी सजदा देकर चले जाती है। आप दुआ किया करें कि आपकी जो नाकामी है वो आपको सजदा दे जाए। वासिफ साहब कहा करते थे, उस नाकामी का तो शुक्रिया अदा करो जिसने सजदे में गिरा दिए। उस नाकामी का शुक्रिया अदा करो जिसने रब से ताल्लुक़ कायम कर दिया, जिंदा कर दिया, मजबूत कर दिया उस ताल्लुक़ को। जो है अपनी नाकामी को संभालना सीखें बेटा। कोई बात नहीं, इंसान ज़िंदगी में नाकाम होता है, आप बार बार फेलियर्स का सामना करने के बाद ही आपको जो है एक लेवल पे जाके जो है वो सक्सेस मिलती है। इतनी जुर्रत मेरे अंदर होनी चाहिए, मैं कहूँ कि मेरी नाकामी भी मेरी है और मेरी कामयाबी भी मेरी है। दो तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रखने वाले लोग और एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखने वाले लोग। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रखने वाले लोग वो होते हैं जो अक्सर ये कह देते हैं कि मैं फ़ेल इसलिए हो गया क्योंकि हम गरीब थे, मैं फ़ेल इसलिए हो गया क्योंकि हमारे घर में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, मैं फ़ेल इसलिए हो गया क्योंकि हमारे इलाके में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, मैं फ़ेल इसलिए हो गया क्योंकि मेरे बाप दादा ने कहा था कि नहीं बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैं इसलिए नाकाम हो गया, मैं ज़िंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सका। ठीक है, तो ये वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग जो है वो फील करते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या कहता है? वो जुर्रत वाले बंदे होते हैं। वो कहते हैं मेरी नाकामी की वजह मैं खुद हूँ। वो हालात पे नहीं डालते अपनी नाकामी को, इर्द गिर्द के लोगों पे, सोसाइटीज़ पे, सरकमस्टांसिस पे नहीं डालते। तो अपनी हार को संभालना सीखें बेटा। हारने के बाद भी अगर चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है ना, तो आपके अजीम इंसान होने की निशानी है। ये बड़े बंदे की बस की बात होती है, नाकाम होने के बावजूद भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। ठीक, तो फेलियर मैनेजमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद नंबर नेक्स्ट पर है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, नंबर 8 पे, थिंक विद इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अपने इख्तियार के दायरे के अंदर रहते हुए सोचना शुरू करें जी। हमारे परेशान रहने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने इख्तियार के दायरे से बाहर जाकर चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं जी हमारी फैसलाबाद वाली फुफ्फो ठीक हो जाए ना, अल्लाह करे। इख्तियार के दायरे से बाहर, मेरे इख्तियार का एक दायरा है ना, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, मेरे इख्तियार का दायरा, मैं हाथ इतना ऊँचा कर सकता हूँ, डेस्क पे खड़ा हो जाऊँगा तो थोड़ा और ऊँचा कर लूँगा। मेरे इख्तियार का एक दायरा है। अपने इख्तियार के दायरे के अंदर रहते हुए चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। जब आप अपने इख्तियार के दायरे से बाहर जाके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, नतीजा क्या निकलता है? फिक्रमंदी और परेशानी। क्या आप इस टाउन के हर बंदे को ठीक कर सकते हैं? क्या आप इस स्कूल के हर बच्चे को ठीक कर सकते हैं? क्या यहाँ बैठे हुए हर बच्चे को ठीक कर सकते हैं? आप यकीन करें कि सिर्फ एक इंसान को ठीक कर सकते हैं और वो हैं आप खुद। बस खुद को बदल लें। अंदर बदल जाए ना तो बाहर खुद ब खुद ही बदला हुआ महसूस होने लग पड़ता है।
इशफाक साहब कहा करते थे कि अंदर के मेले आबाद हो जाए ना तो बाहर के मेले खुद ही आबाद हो जाए। तो थिंक विद इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जब आप अपने इख्तियार के दायरे में रहते हुए सोचते हैं और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, तो तब परेशान और फ़िक्रमंद नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे इख्तियार के दायरे से बाहर हैं, किसी का पैदा होना, किसी का मर जाना, कोई कुदरती आफात का आ जाना, हमारे फ़र्ज़ करो को रिश्तेदारों का ठीक होना ना ठीक होना, किसी का किसी प्रोफेशन में चले जाना, किसी का किसी प्रोफेशन में चले जाना, ये कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी हैं जिनके बारे में हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अपने इख्तियार के दायरे में रहते हुए चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जब आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हुए चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो तब बहुत सारी फ़िक्रमंदियों और गैर ज़रूरी बोझ जो है उनसे आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद जो है नंबर 9, राइट डाउन योर प्रॉब्लम ऑन द पेज। हमेशा याद रखें कि जब तक मसले को यहाँ रखेंगे ना आप, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। इशफाक साहब कहा करते थे, बड़ा मज़ाहिया जुमला है कि ख्याल जो है ना ये बच्चे देना शुरू कर देता है। एक ख्याल से दूसरा ख्याल, उससे तीसरा ख्याल, उससे चौथा ख्याल, उससे और ख्याल जुड़ेगा, उससे और ख्याल जुड़ेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, अच्छा फिर फ़लाँ क्या कहेगा, अच्छा उसको पता चलेगा तो वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। तो ये जो माइंड है ना, ये प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, उसका साइज़ इन्हांस करना शुरू कर देता है। मसले की तो इतनी औकात ही नहीं होती कि उसको यहाँ रखा करें, मसले की औकात यहाँ रखने की होती है। यहाँ से हल निकाला जाता है, मसाइल नहीं यहाँ रखे जाते। ये रब ने हल निकालने के लिए दिया है, मसाइल की स्टोरेज के लिए नहीं दिया। हम मसले यहाँ रख बैठते हैं, ठीक है। तो क्या है, राइट योर प्रॉब्लम ऑन द पेज। एक पेज पे लिख लें जी ये मेरी परेशानी है, और उस पेज पे लिख लें मैंने जी फ़लाँ वक्त में इतने बजे से इतने बजे तक इसके बारे में सोचना है, उसके बाद नहीं मैंने सोचना। जब ऑल द डे आप उस प्रॉब्लम को यहाँ रखते हैं और ऑल द डे उसके बारे में सोचते रहते हैं, आपका फोकस भी डिस्टर्ब होता है और आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ करता चला जाता है। जब आप अपने मसले को एक पेज पे लिख लेना तो पता चल जाता है यार ये एक लाइन का मसला है, बस कोई इतनी बड़ी बात नहीं। उसके साथ वो लिखे हुए मसले के साथ कोई थॉट्स नहीं जुड़ रही, वो एक ही लाइन है। तो नंबर 9 पे क्या टिप है कि राइट डाउन योर प्रॉब्लम ऑन द पेज। उनको यहाँ रखने की ज़रूरत है, नहीं यहाँ से हल निकालना करते हैं मसाइल का, ठीक। उसके बाद जो है नंबर 10 पर जो है वो देखिएगा, हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे रात के वक्त जो है वो अर्शे इलाही का दीदार हुआ और मुझे ख़जाने से भरा हुआ एक संदूक दिखाया गया और मुझे बताया गया कि इब्ने आदम की सारी खुशियाँ इस संदूक के अंदर हैं और तमाम परेशानियों के हल जो है वो इस संदूक के अंदर मौजूद है। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि इस ख़जाने से भरे हुए संदूक की जो चाबी है वो एक आयत करीमा है, और वो आयत क्या है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप यकीन करें कि इस आयत का विर्द आपकी ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल, बेशुमार फ़िक्रमंदियाँ और परेशानियाँ जो है उनको ख़त्म कर देता है। कभी इसको आज़मा कर जो है वो देखिएगा। ये चंद छोटी सी टिप्स थी जो आप लोगों से शेयर की हैं।